हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 31 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इसका क्या उद्देश्य है, और इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री की प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है, और इसमें जो हालिया संशोधन हुआ है वह उसके तहत क्या है कि, और यह सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे क्योंकि यह चर्चा का विषय है। अभी फिलहाल में इससे संबंधित चर्चे में रहा है यह। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को अच्छे से समझने के लिए इससे जो संभावित जो प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना और आसानी होगा। तो यह है कि संभावित प्रश्न क्या है कि भारत में चुनावी फंडिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इससे जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो देखते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में एक याचिकाकर्ता द्वारा केंद्र सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में संशोधन करते हुए इसकी बिक्री को एक सप्ताह के लिए बढ़ाए जाने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। ठीक है, तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक कर मुक्त वचन पत्र या प्रॉमिसरी नोट्स जैसी मनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिन्हें भारत में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा खरीदा जा सकता है और एक राजनीतिक दल को दान किया जा सकता है। राजनीतिक दल इन बॉन्ड्स प्राप्त कर अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में दान करने वाले का नाम नहीं होता है और यह पूरी तरह से गुप्त होता है। इस योजना की घोषणा पहली बार पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2017 के बजट सत्र के दौरान की गई थी और इसे जनवरी 2018 में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, तो इसे राजनीतिक फंडिंग के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में आने वाले बेहिसाब धन की समस्या को समाप्त करके देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में सुधार करने के लिए पेश किया गया था। अगला पॉइंट है कि सरकार ने तर्क दिया कि वह दानकर्ता की पहचान को गुप्त रखते हुए राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाएगी। उसके बाद है कि इलेक्टोरल बॉन्ड बिक्री की प्रक्रिया किस तरह से होती है ना, राजनीतिक दल को कैसे दान दिया जाता है, इसको कैसे खरीदा जाता है, ये सभी प्रक्रिया को हम जानेंगे। तो इसके तहत किसी भी एसबीआई शाखा में 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के गुणकों में बॉन्ड एक केवाईसी अनुपालन खाते के माध्यम से खरीदा जा सकते हैं। साथ ही इसके तथा एवं व्यक्ति या कंपनी द्वारा अधिकतम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें और अगले पॉइंट देखते हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत प्रत्येक राजनीतिक दल जिसे पिछले या हालिया लोकसभा या राज्य के चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल हुए हों, उसे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक सत्यापित खाता आवंटित किया गया है। जिसमें अगला पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को दान कर सकता है, जिसे वह दल ईसीआई द्वारा आवंटित खाते के माध्यम से 15 दिनों के भीतर भुगतान कर सकता है। अगला पॉइंट है कि ये बॉन्ड प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिनों की बिक्री विंडो के दौरान खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 30 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए इन बॉन्ड की बिक्री खोली जाती है। अगला पॉइंट है कि राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा चेक या डिजिटल माध्यम से अज्ञात स्रोतों से यानी 2000 से कम तक का नकद दान भी प्राप्त कर सकते हैं।
अगला पॉइंट है कि गौरतलब है कि इससे पूर्व राजनीतिक दलों को अज्ञात स्रोतों से 20,000 से कम राशि के दान को स्वीकार करने की अनुमति थी। अगला है कि हालिया संशोधन, इस संशोधन में क्या किया गया है इसके बारे में देखते हैं। तो इस संशोधन के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के आम चुनावों के वर्ष में इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी। ठीक है, जिसमें अगला पॉइंट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि चुनावी बॉन्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। अब इसमें आलोचना के क्या विषय है तो इसके बारे में देखते हैं कि पारदर्शिता का अभाव होने की वजह से इसे आलोचना किया जा रहा है। तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने की बजाय इसके विपरीत कार्य करता है। फंडिंग की सीमा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा से पहले एक कंपनी पिछले 3 वर्षों में अपने औसत शुद्ध लाभ का 7.5% ही किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दान कर सकती थी। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि सरकार द्वारा इस सीमा को हटाने से कॉरपोरेट क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने और कॉरपोरेट राजनीतिक मिलीभगत की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। अगला कि राजनीतिक पर केंद्रीय नियंत्रण कैसे है राजनीति पे। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लागू होने से पहले राजनीतिक दलों को देश के विभिन्न हिस्सों में उनके स्थानीय संगठनों के माध्यम से चंदा प्राप्त होता था। हालांकि वर्तमान में अधिकांश चंदा दलों के केंद्रीय कार्यालयों को जाता है, जिससे दल के भीतर स्थानीय कार्यकर्ताओं की शक्ति कमजोर होगी। उदाहरण के लिए एक आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में बेचे गए 5,851 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में से 80% बॉन्ड दिल्ली में जमा किए गए थे। उसके बाद है कि अज्ञात स्रोतों से आय में वृद्धि होने की क्या कारण है, क्या वजह है, ये भी एक आलोचना का विषय है। तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय दलों के अज्ञात स्रोतों की आय वर्ष 2015-17 में 66% से बढ़कर वर्ष 2019-21 के बीच 71% हो गई। जिसमें एक पॉइंट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को शुरू करने के लिए एक तर्क यह था कि इससे आम लोगों को अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को आसानी से फंडिंग करने की सुविधा दी जा सकेगी। हालांकि वर्ष 2019 के तहत 90% से अधिक बॉन्ड उच्चतम मूल्य वर्ग यानी 1 करोड़ के हैं। अब आगे की राह क्या है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग को एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क प्रदान करने एवं इसकी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। जिसमें अगला पॉइंट है कि राजनीतिक दलों की सभी प्रकार की फंडिंग सार्वजनिक किया जाना चाहिए एवं भ्रष्टाचार व काले धन के उपयोग के मामले में संबंधित प्रत्याशी और राजनीतिक दल को कठोरता से दंडित किया जाना चाहिए। तो ये रहा टॉपिक की इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इससे संबंधित जो भी मुख्य तथ्य आपके साथ हमने वीडियो में शेयर किया। आप जरूर वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुने और इस शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करें, जिससे आपके एग्जाम व्यू से फायदा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप तक नहीं पहुंच पाता है तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको फायदा हो जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे अब जो भी वीडियो हम बनाएंगे आप तक आसानी से पहुंच जा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।